नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जोश नेट जेआरएफ में। यहाँ पर आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 की पूरी तैयारी करवाई जा रही है। सभी यूनिट की प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप चैनल पे जाएंगे तो देखेंगे सभी टीम मेंबर्स आपके लिए पूरी मेहनत से लगे हुए हैं। मैम भी आपको PYQ करा रही है। सब यूनिट वाइज यहाँ पे उपलब्ध है। आपको कहीं और जाने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत है, उससे नोट्स बनाने की ज़रूरत है और रिवीजन करने की ज़रूरत है। आइए चलते हैं हिंदी साहित्य की ओर, जिसमें हमारी आज की कहानी रहेगी दुलाई वाली। तो इसके बारे में कुछ पहले जान लेते हैं हम। इसकी लेखिका है राजेंद्र बाला घोष, और जिसे हम बंग महिला के नाम से जानते हैं। बंग महिला उनका छद्म नाम है। छद्म नाम वह होता है जब लेखक अपने असली नाम से ना लिखकर किसी अन्य नाम से लिखे तो वो उसका छद्म नाम होता है। तो ये दुलाई वाली कहानी किसने लिखी है? बंग महिला ने। अगर आ जाए बंग महिला का अन्य नाम क्या है? राजेंद्र बाला घोष। ये आ जाए राजेंद्र बाला घोष को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो हमारा होगा आंसर बंग महिला। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। इसका प्रकाशन वर्ष है 1907, कहीं कहीं 1908 भी माना जाता है। जैसे विद्वानों में मतभेद हो जाता है कि लेकर मतलब इसका प्रकाशन वर्ष ये है कि नहीं ये है, तो ये दोनों को आपको याद रखने होंगे। यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। किस पत्रिका में? सरस्वती पत्रिका में। ये भी ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। ये मैं बेकार में नहीं बता रही हूँ, ये चीजें सच में इम्पोर्टेंट है, तो आप नोट करेंगे। ठीक है, आइए हम कहानी पढ़ना चालू करते हैं। इसमें पहले ये लिखा है जो दुलाई वाली बंग महिला, ये गलत लिख रखा है महिला, थोड़ा आप इसको सही कर लेंगे। ठीक है, आइए कहानी चालू करते हैं। काशी जी के 10 अश्वमेध पर घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदोलिया की तरफ आ रहा था। ये नोट करेंगे, काशी जी के 10 अश्वमेध। ठीक है, ये चीजें जो भी आती है, जो स्थान, गिनती, उम्र, पात्रों के नाम, ऐसा कुछ भी अलग आता है तो आप उसको नोट करेंगे या अंडरलाइन करेंगे साथ की साथ। एक हाथ में मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिबिया। ये भी नोट करेंगे। एक हाथ में क्या था और दूसरे हाथ में क्या था? दूसरे हाथ में था सुरती की गोलियां और पहले हाथ में मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती। गोलियों की कई डिबिया और सूंघनी की एक पुड़िया भी थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। टाइम भी नोट करेंगे, क्या टाइम हुआ था? दिन के 11 बजे थे। गोदोलिया की बाई तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी, मतलब रहने योग्य थी कि उसमें वो वास कर सके। नवागत मनुष्य मतलब नया आया हुआ धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहां एक कोठरी में उसने हाथ की चीजें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। नोट करेंगे क्या नाम आया है? सीता सीता। क्या है? कहती हुई 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। कितने साल की है वो? 10 बरस की बालिका। और ये क्वेश्चन PYQ में आ चुका है। ठीक है, कि सीता की उम्र क्या थी। तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। यानी वो सीता कौन थी? जिस लड़की को वो बुलाने के लाने के लिए कह रहा है, उसकी बहन थी। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, सीता कौन थी? अच्छा कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर और झुंझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहती हो, हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं।
किसका जिक्र आया है? नवल किशोर, जो कि एक पात्र है। और कलकत्ते का जिक्र आया है। जगह क्या है? कलकत्ता। आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। दूसरा जिक्र आया आगरा का। ये सभी एक जगह नोट करते जाएंगे किस किस का जिक्र आ रहा है। पहले काशी का जिक्र आया था, फिर कलकत्ते का आया, अब आगरे का आया है। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। चौथा हमारा है मुगल सराय का, पांचवा हो गया इलाहाबाद का। साथ साथ नोट करते जाएंगे इन्हें। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला, इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं, तब कल के बदले आज ही सही। क्या कहता है पुरुष उससे? ये भी नोट करेंगे, बात इंपॉर्टेंट है। वो कहता है हम विदा कराने आए हैं तो कल के बदले आज ही चलो। हाँ, यह बात है, नवल जो चाहे वो कराए। वो स्त्री कह रही है कि नवल जो चाहता है वो करा लेता है। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाको दम आ जाएगी। क्यों? किस बात से? उनकी हंसी और किससे? हंसी ठट्ठा भी राह में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौक में बैठी पूड़ियाँ काट रही थी कि इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ, देखो तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वे बोली खाने पहनने के लिए ही तो आई है, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी तरह तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती? अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि यह बेचारी कभी रोटी तक तो खाती ही नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगी। इतना कहकर बंसीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। विदाई में जैसे मतलब रोते हैं तो उसके लिए वो कह रहा है। इतना सुनते ही जानकी देई की आंखें भर आई। जानकी देई कौन है? जो इस स्त्री की बात हो रही है उसका नाम है जानकी देई। और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। और एक ये पुरुष का नाम है यहाँ पे वंशीधर। ये जानकी देई कौन है? इसकी पत्नी है। और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। वंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। क्वेश्चन आ जाएगा, वंशीधर कहाँ के रहने वाले हैं? इलाहाबाद के। बनारस में ससुराल है। वंशीधर का ससुराल कहाँ है? बनारस में। स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले, साली और सास के सिवा और कोई नहीं है। ये नोट करेंगे। ससुराल में उनके कौन है? एक साले, साली और सास। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई है। नवल किशोर कौन है? इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं। ये भी नोट करेंगे। पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जान दो कालिब हैं। उसी दिन वंशीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती रोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठी करने लगी। जानकी देई भी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज भूलने पर धीमी आवाज से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। स्टेशन जाने का समय क्या था? 1 बजे। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए? ससुराल वालों की अवस्था तब आगे की सी नहीं कि 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहे। मतलब उनकी ससुराल की व्यवस्था ज्यादा अच्छी नहीं है। सीता के बाप के ना रहने से काम बिगड़ गया है। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे। एक कहारिन है, सो भी इस समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं है। वे हर घड़ी बिछोने से बातें करते हैं। तिस पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नजदीक तो है। मतलब ये जानकी देई का भाई कह रहा है कि मैं ले आता हूँ। वंशीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे। वंशीधर मना कर देते हैं।
मैं ही जाता हूँ। जाते जाते वंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूं, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया मांगा, तब वंशीधर ने कहा, चलो इक्का ही सही, पहुंचने से काम। गाड़ी वाले ने कितने पैसे मांगे थे? 1.5 रुपया। तब कुछ नवल किशोर तो यहाँ से साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। यानी नवल को किशोर इन्हें कहाँ मिलने वाले थे? इलाहाबाद। वंशीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ? यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। ये नोट कर लेंगे, आ जाता है ये पंक्तियां किस कहानी में शामिल है। सिकरोल के स्टेशन के पास पहुंचते पहुंचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पहुंच चुकी थी। ये मैंने कहा था अभी स्थान के नाम नोट करेंगे, उनके साथ ये जिक्र आया सिकरोल के स्टेशन, ये भी नोट करेंगे। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक वंशीधर की नजर अपनी धोती पर पड़ी। अरे एक बात तो हम भूल ही गए, कहकर पछता से उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी जी ने पूछा, क्या हुआ? क्या कोई जरूरी चीज भूल आए? नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूलकर विलायती ही पहन आए। नवल कट्टर विदेशी हुए हैं ना, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। यानी नवल क्या है? कट्टर स्वदेशी है। स्वदेशी मतलब जो बाहर की विदेशों की चीजों को ना अपना कर अपने देश की चीजें अपनाए। वे बंगालियों से ही बढ़ गए हैं, देखेंगे तो 2-4 सुनाए बिना ना रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीजें मोल लेकर क्यों रुपये की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में ही। जानकी जरा भौहें टेढ़ी करके बोली, धोती तो धोती, पहनने से काम, क्या यह बुरी है? इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। वंशीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो द्योड़े दर्जे का टिकट मिलता है। इक्के वाले ने क्या कहा? नोट करेंगे। वंशीधर फिरकर बोले, अगर मैं द्योड़े दर्जे का ही टिकट लूं तो क्या? इक्के वाला चुप हो गया। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए वंशीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर वंशीधर राजघाट पार करके मुगलसराय पहुंचे। वहां पुल लांघकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। वंशीधर एक बार चलती गाड़ी में ही शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। वंशीधर फिर सब गाड़ियों को दोहरा गए, तहरा गए, भीतर घुस घुस कर एक एक डब्बे को देखा, किंतु नवल ना मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप ना आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ? भेंट होने पर समझ लूंगा, मतलब मिलेंगे जब मैं बोलूंगा कि आपने मुझे उल्लू बनाया। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी। अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। वंशीधर झट गए और जानकी को लाकर जनाना गाड़ी में बिठा दिया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए? कोई अटकाव हो गया? कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो द्योड़े का था, पर द्योड़े दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा हुआ था। ये नोट करेंगे। ये कमरा किससे भरा हुआ था? द्योड़े दर्जे का कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था। इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। इसलिए उन्हें कहाँ बैठना पड़ा? तीसरे दर्जे में। जिस गाड़ी में वंशीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर केवल 10-12 ही स्त्री पुरुष थे।
समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते गाड़ी कहीं स्टेशन पार करके मिर्जापुर पहुंची। मिर्जापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंसीधर ने बनारस छोड़ा है। मतलब उसका पेट कह रहा है मैं खाली हूं, पहले पेट पूजा कर लो। इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोचे वाले से थोड़ी सी ताजी पूड़ियां ली और मिठाई लेकर निराले में बैठ आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुध आई। सोचा कि पहले पूछ ले तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं, वे रेल पर खाना नहीं पसंद करती। पूछने पर वही बात हुई। तब बंसीधर लौट के अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय द्योड़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। बंसीधर अपने कमरे में बैठे तो एक मुसाफिर अधिक दिख पड़े। आगे वालों में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो बंसीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। ये दर्जे बता रखे हैं, जैसे ट्रेन में होता है एसी 2 टायर 3 टायर, मतलब उसमें बता रखे हैं कि वो जो लोग बैठे थे वो तीसरे दर्जे के थे। मतलब उनसे थोड़ा एक तरीके से अगर कैटेगरी वाइज कहा जाए तो निचले दर्जे के योग्य थे, और वो द्योड़े दर्जे की उन्होंने टिकट ली थी, लेकिन वहां भीड़ थी तो इसलिए वो जा नहीं पाए। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, ये नोट करेंगे, खासियत बता रहे इसमें, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। तब बंसीधर ने सोचा इसके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बितावेंगे। 1-2 करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अकचकाकर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। ज्यों ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप सी उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी न थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बेचारी बाहर ही देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर से रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भी थी। एक जो उसके पास ही बैठी थी कहने लगी, अरे इनकर मनई तो ना ही आइलेन हो, देखो रोवल कर थईन। अब यहाँ पर ये स्त्रियां दिखाएंगे, 2-3 स्त्रियां हैं, ये आपस में बात करती हैं अपनी देसी भाषा में, जो भी इनके गांव की भाषा है उसमें, उस लैंग्वेज में बात करती हैं। तो इसमें कुछ खास है नहीं, तो ये लाइनें हम स्किप कर देंगे। वो उनसे पूछ रही है कि तुम हो, तुम्हारे मतलब पति साथ नहीं है, तुमको कोई कुछ पूछ रही है, कोई पूछ रही है कि तुम मिर्जापुर से चढ़ी हो ना, कुछ कह रही है हाँ मतलब कि वहीं से चढ़ी होगी, कुछ कहती है नहीं, कोई कहती है मैं पूछूंगी, कोई कहती है तुम कहाँ उतरोगी, मैं पूछती हूँ इलाहाबाद, तो वो पूछते इलाहाबाद जाओगी कि नहीं। तो ऐसे ही मतलब ये चली आ रही है इनकी बातें। इसकी अब यहाँ से हमने ये लाइनें स्किप कर दी हैं थोड़ी। इसकी इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थी एक से एक अनोखी बात कहकर अपने अपने तजर्बे बयान करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर दुख भी प्रकट करती जाती थी। तीसरी स्त्री बोली, टिक्कसिया पल्ले बाय के नाही। वो पूछ रही है कि तुम्हारे मतलब आसपास कुछ पैसे वैसे हैं, गहने हैं कि नहीं है। फिर चौथी कुछ बोल रही है कि इनके संग का जो आदमी था उसे तो हमने देखा था, कहती है कि टोपी पहनी थी उसने। इस तरह वो बे सिर पैर की बातें करती हैं, कोई कुछ बोलती हैं, कोई अपनी राय देती है, कोई कुछ कहती हैं। लोगों को तो पंचायती से काम है। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंसीधर ऊब उठे। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें
और भी डरा रही हो, जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहां पहुंच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियां हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ही ठहरा रहूंगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना। इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा, वंशीधर कह रहे हैं। वंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाग्धारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कही। ना ही भैया, हम पंचे काही के केहुसु कुछ कही। अरे एक के एक करत ना बाय तो दुनिया कैसे चलत बाय, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई नाराज भी हुए। क्यों, सो मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ ना कुछ कह डाला। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री, जो फरासी सी छीट की दुलाई ओढ़े, नोट करेंगे, अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंसीधर की ओर वह ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। बंसीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है, देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है पर इसका आचरण अच्छा नहीं लगता। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। वंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर ना आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई ना आया तो क्या करूंगा। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। अब साथ की उन अशिक्षिता स्त्रियों ने फिर मुंह खोला। कहा, भैया, जो केहू बिना टिक्कस के आवत होए तो ओकर का सजाए होला। वो पूछिए कि अगर कोई बिना टिकट के आएगा तो फिर उसको क्या सजा होगी। किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को वंशीधर इसके जेवर छीनकर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, बाबूजी, हमरो कुछ साजा। वो कह रहा है कि तुम चुराओगे इसके गहने तो हमें भी कुछ दोगे। इसकी बात पर वंशीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने इसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो वंशीधर से बदला लिए बिना न रहता। वंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। किससे कहा? उस बुढ़िया से। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर बंशीधर ने ना माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंशीधर के जाते ही वह बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। अब तो बंशीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौटकर आए तो किसी को ना पाया। अरे ये तो सब कहाँ गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर बंशीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइत में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले आ रहे हैं। इतने में अपने सामने उस डुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है? वो उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। तो वो जो दुलाई जो ओढ़ रखी थी वो स्त्री कोई और नहीं, नवल किशोर ही थे। अरे यह क्या, यह सब तुम्हारी ही करतूत है? अब मैं समझ गया, कैसा गजब तुमने किया है। ऐसी हंसी मुझे अच्छी नहीं लगती। मालूम होता है कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा, तो वे गई कहाँ? वे लोग तो पाल की गाड़ी में बैठी है, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुनूंगा तब चलूंगा। हाँ, यह तो कहे, तुम मिर्जापुर में कहाँ से आ निकले? मिर्जापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे तो मैं द्योड़े दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्जापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे, मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने न देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा।
फिर थोड़ा और देख ले। करते करते यहाँ तक नौबत पहुंची। अच्छा अब चलो, जो हुआ उसे माफ करो। यह सुन वंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। वंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का, हम तुम दोनों गाड़ी में थे ना। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तिला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या, मैं मर थोड़े ही गया था। 4 हाथ की धुलाई की बिसात ही कितनी, ये नोट करेंगे, इम्पोर्टेंट है। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र बधुओं में खूब हंसी हो रही थी। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो इन्हें दया ना आवे। खैर दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुंचे और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है। इसमें कहानी में एक लाठी वाले का भी जिक्र आता है, वो भी इम्पोर्टेंट है, तो हम लिख लेंगे कि मतलब जो वो भी एक इसमें एक अन्य पात्र के रूप में आया है। अब यहाँ पर देखेंगे हम इसके मुख्य पात्र। मुख्य पात्र हैं वंशीधर, जो कि कहानी के मुख्य पात्र हैं। एक सरल और गंभीर व्यक्ति जो इलाहाबाद के रहने वाले हैं और अपनी पत्नी जानकी को विदा कराने बनारस काशी आए हैं। नवल किशोर, वंशीधर का ममेरा भाई और मित्र, जो बहुत हंसोड़ और मजाकिया स्वभाव का है। जानकी देवी, ये देवी काट लेना, आप देई लिख लेना, क्योंकि देई ही लिखा है बुक में। वंशीधर की पत्नी है सीता, 10 बरस उम्र और जानकी देवी की बहन। ये PYQ में आया हुआ क्वेश्चन है। कहानी का सार देखते हैं। कहानी की शुरुआत बनारस से हुई और यह वंशीधर की काशी से इलाहाबाद तक की रेल यात्रा के दौरान घटती है। वंशीधर को उसका ममेरा भाई नवल किशोर मिलता नहीं है, लेकिन गाड़ी में उसे एक दुलाई यानी मोटा चादर या शॉल भी कह सकते हैं ओढ़े अकेली स्त्री मिलती है जिसका पति छूट गया है। वंशीधर उसके व्यवहार से सशंकित होता है, मतलब उसे शक जाता है उसे। पूरी यात्रा के दौरान दुलाई वाली रहस्य बनी रहती है। कहानी का रहस्य तब खुलता है जब अंत में पता चलता है कि वह दुलाई ओढ़े स्त्री कोई और नहीं बल्कि वंशीधर का ममेरा भाई नवल किशोर ही है, जिसने वंशीधर से मजाक करने के लिए यह छद्म वेश धारण किया था। विशेषता क्या है, विशेषताएं देखेंगे हम। विशेषताएं है, यह कहानी हास्य प्रधान कहानी है। इसमें उस समय की युगीन चेतना और आंचलिक भाषा का प्रयोग मिलता है। जो वो लाइनें में बता रही थी वो अपनी आंचलिक भाषा में का मतलब आपस में जब बातचीत करती हैं वो लेडीज हैं तो उसका प्रयोग करती है। यह कहानी रहस्य और रोमांच को अंत तक बनाए रखती है, जिसका खुलासा आखिर में होता है। यह कहानी एक मनोरंजन प्रधान कहानी है। इसी के साथ यह हमारी कहानी खत्म होती है। इसके बारे में हमने जान भी लिया, तो आप इसके नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।